This is multiple choice question 8 of chapter 5 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and its statement is a 2 kilogram block of wood is on a level surface where mu s equals 0.080 and the mu k is 0.6. A 13.7 Newton force is being applied on the block parallel to the surface. तो हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है जो एक लेवल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है रेस्ट में। तो ये हमारे पास लेवल सरफेस है और इसके ऊपर लकड़ी का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर ब्लॉक। तो ये हमारे पास लकड़ी का एक ब्लॉक है जो इस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। लेट मी रीड्रॉ इट। तो ये हमारे पास ब्लॉक है और ये कहा गया है कि इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाई जाती है इस डायरेक्शन में लेट्स से, और ये फ़ोर्स जो है ये इक्वल है 13.7 न्यूटन के। सो F इक्वल्स 13.7 न्यूटन, ये फोर्स इसके ऊपर लगाई जाती है। और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए हुए हैं। जब ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है तो उस वक्त जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो म्यू एस है वो है हमारे पास 0.8। और जब ब्लॉक मूव करने लगता है जो कि इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है तो उस वक्त जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है 0.6। तो ये डेटा हमारे पास गिवन है। तो अब हमसे पूछा गया है कि इफ़ द ब्लॉक वाज ओरिजिनली एट रेस्ट then it will remain at rest and the force of friction will be 15.57 Newton. Option B is it will remain at rest and the force of friction will be about 13.7 Newton. Option C is it will remain at rest and the force of friction will be about 11.8 Newton. And option D is it will begin to slide with a net force of about 1.9 Newton acting on the block. अब हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होता है तो उसके ऊपर हम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था और वो होती है एफ एस इक्वल्स म्यू एस टाइम्स एन। और ये मैक्सिमम फोर्स है जो एक्ट करती है स्टैटिक फ्रिक्शन की ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं म्यू एस टाइम्स एम टाइम्स जी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो इस सिनेरियो में जो ये वाला सिनेरियो है वो वेट के बराबर होगी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है और वेट जो है वो उसके अपोजिट है। दैट्स वाई देयर इज़ नो मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। और इसमें अब आप म्यू एस एम और जी की वैल्यूज़ पुट करें तो जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जवाब आता है वो आता है 15.7 न्यूटन, और ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद है। तो सवाल ये है कि क्या इस सिनेरियो में ऑप्शन ए हमारे पास सही है क्या, कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा और जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 15.7 न्यूटन होगी, और हमने यहाँ पे वही निकाली है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको याद कराना चाहता हूँ, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसके साथ साथ इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि आल्दो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो हमें जो फोर्स उसके सरफेस के दरमियान एक्ट कर रही है वो 15.7 न्यूटन है, और हमें ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है वो 15.7 न्यूटन है। लेकिन इस 15.7 न्यूटन से पहले पहले हम जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स उसके साथ साथ इंक्रीज़ होगी, और फ्रिक्शनल फोर्स उसी वक्त मैक्सिमम एक्ट करेगी जब हमारी अप्लाइड फोर्स उस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगी। यानी जब हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो 15.7 न्यूटन हो जाएगी तो उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स भी 15.7 न्यूटन होगी। तो ऐसे सिनेरियो में आप ऑप्शन ए को सही नहीं कह सकते, बल्कि इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ही होगी जितनी अप्लाइड फोर्स होगी, और अप्लाइड फोर्स जो है हमारी वो 13.7 न्यूटन है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा और उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी वो 13.7 न्यूटन होगी, और ये हमारे पास ऑप्शन बी है।
ऑप्शन बी जो है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो हैं वो इसके रिलेटेड नहीं आते, वो इस सवाल का जो पार्ट बी है यानी ये दूसरे वाला जो हिस्सा है इसके रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने कन्फ्यूजन के लिए ऊपर वाले सवाल में इनको दे दिया है। तो ये हमारे पास था पार्ट ए इस सवाल का, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अब हमने इसका सॉल्व करना है पार्ट बी। और पार्ट बी में पूछता है कि इफ़ द ब्लॉक वाज ओरिजिनली इन मोशन एंड द 13.7 न्यूटन अप्लाइड फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन it will accelerate under a net force of 1.9 newton. It will move at a constant speed. It will decelerate under a net force of about 1.9 newton, and it will decelerate under a net force of 11.8 newton. तो इसमें से हमने अब जवाब देना है कि अब हमने ये फ़र्ज़ करना है कि फ़र्ज़ करें ये ऑब्जेक्ट मोशन में था, ठीक है, इनिशियली। और अगर ये मोशन में था कांस्टेंट स्पीड से जो हमें उन्होंने बताया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के इस इन दो सरफेस के दरमियान, ब्लॉक और ग्राउंड के दरमियान, वो काइनेटिक फ्रिक्शन की फ़ोर्स है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की फ़ोर्स हमें पता है वो होती है एफ़ के इक्वल्स म्यू के टाइम्स एम जी। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 11 पॉइंट ऑलमोस्ट 8 न्यूटन। आप सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फोर्स के अंडर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन अब अगर आप एडिशनली ऑब्जेक्ट के ऊपर 13.7 न्यूटन अप्लाई करते हैं, जो ये वाली है, ये वाली फोर्स है, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो इतनी उसके ऊपर एक्ट कर रही है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और अब आप इसके ऊपर अगर 13.7 न्यूटन अप्लाई करते हैं तो 13.7 न्यूटन ज़्यादा है 11.8 न्यूटन से, यानी अब हमारे पास एक एफ़ नेट होगी और वो एफ़ नेट किसके इक्वल आएगी, 13.7 न्यूटन माइनस 11.8 न्यूटन, तो ये बनती है ऑलमोस्ट 1.9 न्यूटन। तो अब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करेगी जो 1.9 न्यूटन के बराबर होगी। और हमें पता है कि जब भी कोई नेट नॉन ज़ीरो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, विच मीन्स कि हमारे पास ये जो ऑप्शन ए है यहाँ पे, इट विल एक्सेलरेट अंडर अ नेट फोर्स ऑफ 1.9 न्यूटन, ये ऑप्शन सही है। और बाकी जो तीनों बी, सी और डी ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि वो हमारी इस कंसिड्रेशन से जो हमने इस सेकंड पार्ट को दी है उससे मैच नहीं करते। तो इस क्वेश्चन के पार्ट ए का जो सही ऑप्शन है वो बी है, और जो पार्ट बी का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है।